हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक श्रीवास्तव फ्रॉम द डीएनए एकेडमी। ठीक है, देखो आज हम लोग जिस वीडियो लेक्चर की बात करने वाले हैं, ठीक है, जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं एक्चुअली, ठीक है ना, आपको पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपके लिए कि ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक एक्चुअली बेस्ड है हमारे एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर में। देखो एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा यूनिट आप कह लो, ठीक है, खास करके आप जब 11th क्लास के स्टूडेंट हो, आप नीट के स्टूडेंट हो, या अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो उस पूरे सिनारियो को अगर आप एनालाइज करोगे आपको मालूम चलेगा कि एनिमल फिजियोलॉजी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट। एक्चुअली हम लोग इसको यूनिट ही कहेंगे क्योंकि ये 7 चैप्टर को कंसिस्ट करता है, ठीक है, एंड ईच एंड एवरी चैप्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है ना, किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप उठा लें, एनिमल फिजियोलॉजी से आपको सवाल ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। और इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने कोशिश करी है कि मैं इस वीडियो को तैयार करूं, ठीक है ना, बहुत प्रिसाइज फॉर्म में मैंने इसको तैयार करना है, ठीक है। और इसी के बेसिस पर आप जब इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल है आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जितने भी तमाम वीडियोस आते जाएंगे एक एक करके उन वीडियोस को आप देखें, ठीक है ना, उसको आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल वे में आपको ये सारी चीज़ें समझा पाऊँ और आप उसका यूज़ करें और उसके बेहतर रिज़ल्ट, ठीक है ना, उसके बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेंगे जब आप इन चीज़ों की स्टडी करेंगे एक करके, ठीक है। वीडियोस बहुत लंबे लंबे से नहीं होंगे, ठीक है, लेंदी नहीं होंगे, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो को टॉपिक वाइज डिवाइड करेंगे और एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। और हर टॉपिक के बाद या हर चैप्टर के बाद हम क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर्स के सवाल आपसे पूछे गए हैं, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए हों, ठीक है ना, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में पूछे गए हों, चाहे वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हों, जो जनरल कॉम्पिटिशन जो आप देते हैं, ठीक है ना, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। सुपरफिशियल लेवल से लेकर के और हायर लेवल तक ये वीडियोस होंगी, ठीक है। आपको जिस लेवल का पढ़ना है आप उस लेवल के कंडीशंस का ले सकते हो, आप उस लेवल के कंडीशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, और इसके बेहतर रिज़ल्ट आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी की, तो जो चैप्टर का नाम हम लिखने वाले हैं वो आप देख लें, इसको हम कहते हैं एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। जिस चैप्टर की बात हम करेंगे उसका नाम क्या है, एनिमल न्यूट्रिशन। देखो जब आप एनिमल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कि ये एनिमल न्यूट्रिशन नाम पहले से ना पता हो, तो उस कंडीशन में आपको एक और नाम मालूम होना चाहिए इसका जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, और वो जो नाम है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। हम इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो आपको जो सा नाम पसंद है आप उस नाम को याद करेंगे। हालांकि कुछ नई चीज़ें जो है वो आपको सीखने को अगर मिलती हैं तो आप उसको सीखने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो इस चैप्टर को एक्चुअली हम कहते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। और देखो जैसे ही बात आती है न्यूट्रिशन की, जैसे ही हम बात करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन की, आपके पास यहाँ पर 2 टर्म्स तो सामने दिखाई दे रहे हैं ना। सबसे पहला जो टर्म है वो है आपका एनिमल, यानी कि हम किसी भी हाल में एनिमल से रिलेटेड टॉक कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन को डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये जो टर्म है ये इसकी डेफिनेशन आपको कम से कम मालूम होनी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो, ध्यान से समझेंगे, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में कितनी सारी प्रोसेसेस को ये कंसिस्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं उन प्रोसेसेस के नाम लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं इंजेशन, ठीक है ना, इंजेशन। दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं डाइजेशन। तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। चौथा जो होता है इसको हम कहते हैं ईजेशन। और पांचवा जो होता है इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। तो ये 5 अलग अलग किस्म के प्रोसेसेस हैं
और देखो जब आप इसको डिफाइन करेंगे, न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि इट इज़ द सम टोटल, यानी न्यूट्रिशन इज़ द सम टोटल ऑफ द प्रोसेसेस इंक्लूडिंग ingestion, digestion, absorption, egestion and assimilation of food materials। ठीक है ना, फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, ये एक कॉमन प्रोसेस है, ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव प्रोसेसेस इंक्लूडेड हैं, ठीक है, विच इंक्लूड्स इंजेशन का मतलब क्या होता है, ईटिंग ऑफ फूड ना, जब आप फूड को माउथ में लेते हो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इंजेशन। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, ठीक है, जब जटिल फूड मटेरियल जो होते हैं वो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर जाए, सरल तौर पर उनकी ब्रेकडाउन हो जाए, वो टूट जाए, यानी कि कॉम्प्लेक्स से जब सिंपलर फूड मटेरियल के ब्रेकडाउन की बात करेंगे आपके एलिमेंट्री कैनाल में, यानी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो उस कंडीशन को हम क्या मानते हैं, डाइजेशन मानते हैं। तीसरी जो बात आती है वो होती है एब्जॉर्प्शन की। देखो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आए हैं, उन सारे फूड मटेरियल का क्या होता है, देयर इज अ एब्जॉर्प्शन, यानी कि उसको हम एब्जॉर्ब होते हुए देखते हैं। कहाँ देखते हैं, तो इंटेस्टाइनल रीजन में एक स्पेसिफिक टाइप का पार्ट होता है, ठीक है, इलियम का जो रीजन होता है उसमें, और वो जो रीजन होता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं विल्लाई, ठीक है, एंड माइक्रोविल्लाई। वहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल की बात करेंगे, और ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल हो जाएगा तो ये ब्लड के सहारे या लिम्फ के सहारे, देखो दोनों चीज़ें हैं, ब्लड के सहारे या लिम्फ के सहारे, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ब्लड और लिम्फ्स के सहारे ये मूव करते हुए सेल तक पहुँचते हैं, और सेल में जाने के बाद ये वापस से सेल के द्वारा अपटेक कर लिए जाते हैं, सेल के द्वारा इसको ले लिया जाता है, ठीक है ना, और इनको निश्चित स्थान, जिस स्थान पर इनको जाना है उस स्थान पर इनको पहुंचा दिया जाता है सेल के अंदर, वो उस स्थान तक ट्रेवल कर जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो एब्जॉर्प्शन जब हो गई, डाइजेशन के बाद जो फूड मटेरियल बच गए, उन फूड मटेरियल्स का क्या होगा, तो वो जो फूड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, अब वो क्या हो गए, अब उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है वो अनवांटेड है, वो जो है वो वेस्ट है, ठीक है ना, खराब है, ठीक है ना, उनका कोई भी किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हम इसको अपने बॉडी से बाहर भेजने की प्रक्रिया में आएंगे, और ये जो बाहर भेजने की प्रक्रिया होती है, आप इसको क्या कहते हैं, आप उस प्रोसेस को कहते हैं ईजेशन ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, ईजेशन ऑफ फूड मटेरियल, बाहर का रास्ता दिखाना। और उसके बाद देखो एक टर्म और यहाँ पर है, ठीक है, जिसके बारे में आप समझ सकते हो, वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है फंक्शनल फॉर्म में फूड मटेरियल्स का चेंज होना, ठीक है ना, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जब फंक्शनल फॉर्म में फूड मटेरियल्स चेंज होते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको कहते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस। देखो आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप मार्केट जाते हो, ठीक है ना, आपने एक टेबल पसंद किया, सपोज आपने एक चाइनीज़ टेबल पसंद किया, ठीक है, आप जब उस टेबल को परचेज़ करने गए, ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है आप इस का बिल कटवाइए, आपने बिल कटवा लिया। अब वो क्या करते हैं, वो टेबल जिसको आप एक टेबल के तौर पर देख रहे हो दुकानदार के पास, उनको वो क्या करते हैं, उनको वो पूरी तरह से खोल डालते हैं, ठीक है ना, उनके जो पैर होते हैं, उनके जो रखने वाले पार्ट होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, उनके जो टेबल का जो पार्ट होता है उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, यानी कि जो शीशे जो लगे हुए हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है, जो कुछ और डिज़ाइनें होती हैं वो भी अलग अलग कर दिया जाता है, स्क्रूज ड्राइवर सब किनारे कर दिया जाता है और सबको पैक करके आपको दे देते हैं। यानी कि आप उस दुकान में उस टेबल को टेबल के फॉर्म में देख रहे हो, ठीक है। बीच का जो पूरा टाइम है जब आप दुकान से घर आ रहे हो उस टेबल को लेकर के, तो अब आप उसको टेबल नहीं कह सकते, क्योंकि उसको हमने अलग अलग फॉर्म में दुकानदार ने आपको क्या कर दिया है, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, सो दैट कि आप उसको कैरी कर सके, उसके हर पार्ट को उसने खोल दिया है। और जब आप घर आते हो तो वो जो मैनुअल वो देता है, उस मैनुअल को देख करके वापस से आप उसकी सेटिंग कर लेते हो। तो ये जो प्रक्रिया होती है कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को पहले ब्रेक करके सिंपल करते हो, सिंपल करने के बाद जब उसका एब्जॉर्प्शन सेल के द्वारा हो जाता है, सेल उसको अपने फंक्शनल फॉर्म में अलग अलग तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अगर आप ग्लूकोज लेते हो, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च को इंजेस्ट किया,
उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, इंजेशन की प्रोसेस के बाद जब डाइजेशन होंगे तो वो जो स्टार्च होंगे वो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक होंगे। अब जब ये ग्लूकोज जो है, ये जो एक्चुअल जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो एब्जॉर्ब होंगे, सेल तक पहुंचेंगे, सेल उनको क्या करेगा, वापस से अपनी तरफ लेगा, ठीक है। और जब सेल के अंदर ये ग्लूकोज पहुंचेंगे, इसके बहुत सारे अमाउंट जो है वो कहाँ पहुंच जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच जाएंगे। बहुत सारे पार्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और आपको एनर्जी देगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में और ब्रेक हो रहे हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो वो CO2 और H2O में ब्रेक हो रहे हैं, यानी और सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो रहे हैं। यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बच गए हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं ट्रेवल करे हैं, अब क्या करेंगे सेल उनको, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में वापस से जुड़ेंगे और जुड़ करके वो वापस से क्या बनाएंगे, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होगा सेल वॉल के फॉर्मेशन में इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के एक कंपोनेंट के तौर पर जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक्चुअली सेल के अंदर इंटर किए हैं, वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके से अपने फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा ये समझना है कि ये मैटर नहीं करता कि कोई भी मटेरियल जब सेल के अंदर जाता है तो अपने या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेगा या तो उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा, लेकिन ये दोनों फॉर्म जो होंगे वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि वो किस पर्टिकुलर फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे कि हमने ग्लूकोज के लिए बताया, एक तरफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जब ब्रेक डाउन हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये ब्रेक करते हैं तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और दूसरी तरफ यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट के तौर पर सामने आते हैं, या सेल वॉल के कंपोनेंट के तौर पर आपके सामने आते हैं, या फिर अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है तो आपके बॉडी में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं फॉर द फर्दर यूज। तो ये जो प्रक्रिया होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है दैट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस, यानी कि ये कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस है विच इंक्लूड्स इंजेशन, यानी फूड को इंजेस्ट करना, फूड को इनटेक करना, डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक करना एंजाइमेटिक मेथड के थ्रू, क्योंकि एंजाइम्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ, इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तीसरी जो बात आती है वो है क्या, एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो सिंपलेस्ट फूड मटेरियल जो ब्रेक डाउन हो चुके हैं उनको एब्जॉर्ब करना, ठीक है, उनको सेल तक ट्रेवल कराना। और चौथी जो कंडीशन होती है, जो बचे हुए मटेरियल हैं, दैट इज व्हाट नोन एज ईजेशन, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। और पांचवा जो है वो क्या है, एसिमिलेशन, मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंपल फूड मटेरियल इनटू डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म, अलग अलग फंक्शनल फॉर्म में इनको चेंज करना इनसाइड द सेल। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब देखो यहाँ पर लगे हाथ एक और टर्म हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट टर्म इज नोन एज न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये भी टर्म जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, देखो न्यूट्रिएंट्स का मतलब वैसे फूड मटेरियल से है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब वैसे फूड मटेरियल से है जो तीन तरीके के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तीन अलग अलग तरीके के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या तो ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए, ये रिस्पॉन्सिबल हो जाए किस काम के लिए भाई, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए, या तो फिर ये रिस्पॉन्सिबल बनते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है, आपकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, आपके जो ये स्केलेटल सिस्टम देख रहे हो, आपकी जो बॉडी की एक फ्रेम है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। या फिर इनका तीसरा रोल जो है वो है क्या, कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है ना। इन तीन तरीके के प्रोसेस को करने वाले जो फूड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी में इंटर करके या तो एनर्जी प्रोवाइड करें, या तो ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बिहेव करें, यानी कि बॉडी को बिल्ड करने में मदद करें, या फिर ये कैटालिटिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, तो ही आप उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट की श्रेणी में रखते हैं, आप उनको कलेक्टिवली न्यूट्रिएंट कहते हैं। से फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, खास करके ग्लूकोज की बात करते हो, फ्रक्टोज की बात करते हो ना, ठीक है, या फिर गैलेक्टोज की बात करते हो, तो उस कंडीशन में आपको एनर्जी प्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट इज कंसीडर्ड एज
एज चीप सोर्स ऑफ एनर्जी ना, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत आसानी के साथ आप एनर्जी को प्रोड्यूस होते हुए देख सकते हो। दूसरा क्या है, फैट, ठीक है, लिपिड जिसको कहते हो, इनका भी काम क्या है, इनका भी काम है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो है आपका प्रोटीन। प्रोटीन की कंडीशन है ये आपके बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बिहेव करता है, आपके बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है ना। तो ये भी आपका क्या है, न्यूट्रिएंट है। विटामिन्स एंड मिनरल्स ये क्या होते हैं, ये कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ये किसी भी रिएक्शन सिस्टम में, बॉडी के किसी भी सेलुलर रिएक्शन सिस्टम में ये एक तरीके से किस तरीके का रोल प्ले करते हैं, तो ये एक तरीके से कैटालिटिक एक्टिविटी को प्ले करते हैं। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को बहुत तेज़ी से प्रोसीड होने में मदद करते हैं, को-फैक्टर की तरह बिहेव करते हैं, यानी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में ये कैटलिस्ट के साथ जुड़ करके, उस पर्टिकुलर एंजाइम के साथ जुड़ करके उनके एक्शन को तीव्र बनाते हैं, उनके एक्शन को बहुत स्पीड अप करने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, न्यूट्रिएंट। यानी इतनी सारी बातें हमने कर ली, खास करके न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और ये जो बेसिक प्रक्रिया है, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ये सारी तमाम प्रक्रियाओं के बारे में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो अभी हम लेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप इस वीडियोस को देखते रहें और आपको तमाम वीडियोस जो होंगे वो टॉपिक वाइज मिलते जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक वाइज, सो दैट कि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।